वेलकम टू यूपीएससी समाचार, जिसमें हम डिस्कस करते हैं डेली की न्यूज प्री और मेंस के हिसाब से। आज है आपका 6 मई 2024 और आज हम डिस्कस करेंगे टॉप 5 न्यूज प्री के हिसाब से और एक न्यूज हम देखेंगे एडिटोरियल की, जो कि मेंस के हिसाब से रहेगी। उसमें आपको क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे। उसके अलावा लाइव क्यूएनए रहेगा सेशन के दौरान। तो जो स्टूडेंट इस सेशन को लाइव देखते हैं वो उन क्वेश्चंस को जब आप वीडियो देख रहे हैं आंसर करने की कोशिश करें, ताकि आपके जो फैक्ट्स हैं वो रिकॉल हो सके और आपकी मेमोरी में बेस्ट तरीके से फिट हो सके। दिस इज द बेस्ट वे टू लर्न। आज हम देख लेते हैं, हमारा सोर्स है द हिंदू। आज के टॉपिक में जिन न्यूज को हम कवर अप करेंगे वो हमारी रहेंगी। नंबर 1, पेज 1 में आपका तमिलनाडु मूव्स टू टॉप कोर्ट। यहाँ पे केरला और मुल्ला पेरियार डैम पे एक इश्यू चल रहा है, ये आपका गवर्नेंस इश्यूज में रहेगा, पॉलिसी। सेकंड आपका रहेगा पेज नंबर 9 की न्यूज है, मेक द पुअर रिचर विदाउट मेकिंग द रिच पुअर। इंक्लूसिव ग्रोथ हमारा एक टॉपिक रहता है, इंडियन इकोनॉमी, उसको हम डिस्कस करेंगे। देन एनवायरमेंटल पॉल्यूशन में बेंगलुरु में जो फाइट फॉर वाटर चल रही है उसको लेके एक न्यूज है। देन सोशल जस्टिस में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, उसका एक एनालिसिस दिया हुआ है जिसमें कि बताया गया है कि कैसे आपका जो एक्सपेंडिचर है वो पेशेंट्स का हेल्थ एक्सपेंडिचर अभी कम नहीं हुआ है इंस्पाइट ऑफ द योजना। उसके अलावा इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पेज नंबर 11 एक न्यूज है जिसको आप देखेंगे। उसके अलावा पेज नंबर 8 पे हमारी मेंस की न्यूज रहेगी, एडिटोरियल एनालिसिस, जिसमें वी विल बी सीइंग कि इंडियन डिफेंस यूनिवर्सिटी को लेके काफी बातें चल रही हैं, क्यों बननी चाहिए, किस तरीके से बननी चाहिए, क्या हमें फायदे रहेंगे, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट हमारा रहेगा मैपिंग का टॉपिक, जिसमें हम इंपॉर्टेंट सी जो वर्ल्ड के हैं उनको लेके चलेंगे। आज पार्ट 2 रहेगा। पार्ट 1 आपका पहले हमने पीडीएफ जो प्रोवाइड कराई है 4 तारीख को, उसमें आपको मिल जाएगा। एंड नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग, सबने राम राम। मेरा नाम है डॉक्टर मित। आई वेलकम यू ऑल टू डॉक्टर मित अकेडमी। नाउ लेट अस स्टार्ट आवर डिस्कशन। देखिए, सबसे पहले यही न्यूज आ रही है, तमिलनाडु जो है वो केरला के अगेंस्ट मूव किया है अंडर मुल्ला पेरियार डैम इशू। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि वहां पे जो वर्क वो करना चाह रहे हैं उसको ऑब्स्ट्रक्ट किया जा रहा है। इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री हमें पता होना चाहिए। नंबर 1, ये एक 125 साल पुराना आपका डैम है, ठीक है। अब इसमें पीडीएफ में बीच बीच में मैंने कुछ चीजें मार्क कर रखी हैं, जो पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराई जाएगी वो विदाउट दीज मार्किंग रहेगी, आप आराम से उसको देख सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और आती है हमारी कंटेक्स्ट में, डैम सेफ्टी एक्ट आपका 2021 में आया था, जिसमें कि क्योंकि इंडिया में मेजोरिटी ऑफ द डैम आर वेरी ओल्ड और उनकी सेफ्टी को लेके इश्यूज रहते हैं। आपसे यूपीएससी में जैसे मेंस में आपसे सवाल पूछे जाते हैं, डैम है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, उनकी कंस्ट्रक्शन को लेके क्या इशू रहते हैं, जैसे फ्लडिंग, ड्रॉट, दोनों को प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हैं, ये भी एक सवाल पूछा गया था मेंस में। और क्या मतलब इश्यूज रहेंगे डैम को रिगार्डिंग, वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका है। अब इसमें देखिए, ये जो आए थे 2021 में डैम सेफ्टी रूल, ये बेसिकली उसकी सर्विलेंस, इंस्पेक्शन, ऑपरेशन, मेंटेनेंस, सारी चीजों को देखते थे। उसके अलावा हमारा सेंट्रल वाटर कमीशन है, वो भी इन सारी चीजों को देखता है। आपको एक चीज पता होना चाहिए प्री के हिसाब से कि सीडब्ल्यूसी जो है वो आपका एक अटैच्ड ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति में एंड डिपार्टमेंट ऑफ द वाटर रिसोर्स, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रीजनलाइजेशन, क्योंकि ये डायरेक्टली आपसे मैच द फॉलोइंग में पूछे जाएंगे। मिनिस्ट्रीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक लिस्ट आप अपनी बना के रखें कि जो चीजें नीति आयोग के अंदर आती हैं उनको एक जगह कर लिया, बाकी चीजों को सेपरेट जगह कर लिया, क्योंकि ज्यादातर ऑप्शंस में आपको नीति आयोग से मैच करते हुए चीजें मिलेंगी, चाहे वो रिपोर्ट के कंटेक्स्ट में हो या फिर किसी स्कीम के कंटेक्स्ट में। एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम यहाँ पे है ड्रिप। ड्रिप इज डैम रिहेबिलिटेशन एंड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट, 2012 में वर्ल्ड बैंक के साथ ही हमारा लॉन्च हुआ था। एक और यहाँ पे प्रोजेक्ट था धर्मा। धर्मा भी डैम के रिगार्डिंग था। उसकी फुल फॉर्म आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, अगर आपने पढ़ रखी है, नहीं पढ़ रखी है तो उसको थोड़ा सा रिसर्च करके आप बताएंगे। यहाँ पे एक और है, नेशनल सेंटर फॉर अर्थक्वेक सेफ्टी ऑफ द डैम, जो कि आपका जयपुर राजस्थान में है। ये लोकेशन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आजकल यूपीएससी में जो हमारे हेडक्वार्टर्स है वो भी पूछे जा रहे हैं, डेज हैं वो भी पूछे जा रहे हैं, एचएस में भी आपको इसी टाइप के सवाल जो है वो मिल रहे हैं, ठीक है। और बाकी स्टेट्स हैं तो बिहार वाज द फर्स्ट स्टेट जिसने इसको एनेक्ट किया था डैम सेफ्टी वीडियो को। उसके अलावा भी जैसे मुल्ला पेरियार डैम है, उसके बारे में हम देख लेते हैं। ये आपका प्री में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ये आपका पेरियार, पेरियार लिखा हुआ है तो पेरियार रिवर पे है, वो थेकड़ी इडुक्की डिस्ट्रिक्ट केरला में आपकी आती है। नंबर 2, ये जिन हिल्स पे है वो है आपकी कार्डेमम हिल्स। अब आपको ये चीज पता होना चाहिए, यूपीएससी पीवाईक्यू में यहाँ पे आपका आता है एसीपी। एसीपी बिल्कुल लास्ट में आता है। जैसे साउथ में जो हमारी हिल्स है, नीलगिरी है, जो कि वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स का एक मीटिंग पॉइंट है। यूपीएससी में ये सवाल भी 2-3 बार पूछा गया है। उसके अलावा नीचे आपका बैठा हुआ है एसीपी। एसीपी क्या है, यहाँ पे आपका सी फॉर कार्डेमम है, पालनी हिल्स है,
ठीक है, अन्नामलाई हिल्स है, तो ये एसीपी ट्रायंगल में आती है। और उसके ऊपर आपका नल्ला पीजेएस, ये हमारी ट्रिक है, आंध्र प्रदेश से आपकी शुरू होती है। कौन कौन सी हिल है? नल्लामला, पलनी, जावड़ी, शेवरॉय। कंप्लीट एक मैप है ज्योग्राफी का, ज्योग्राफी वन मैप डॉक्टर अमित आप सर्च करेंगे, 9 घंटे का आपको मैप मिलेगा, उसको आप आराम से देख सकते हैं। उसमें इंडिया की, वर्ल्ड की, यूपीएससी की संबंधित सारी की सारी लोकेशन आपको एक जगह करा रखी है। उसमें सारे ट्राइब्स भी करा रखे हैं, डांसेस भी करा रखे हैं, ड्रामास भी करा रखे हैं, एवरीथिंग विच यू नीड फॉर योर यूपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। प्लीज मस्ट वॉच दैट वीडियो, ठीक है। अब देखो ये मुल्लार एंड पेरियार डैम के, सॉरी रिवर जो है उनके कॉन्फ्लुएंस पे है। 1887 में इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ, 95 में खत्म हुआ। यहाँ पे ये जो डैम है उसमें लाइमस्टोन्स का यूज किया गया। एंड सेकंड, सुर्खी का यूज किया गया। सुर्खी क्या होते हैं? बर्न्ट ब्रिक्स पाउडर है और एक मिक्सचर है शुगर एंड कैल्शियम ऑक्साइड का। तो आपको थोड़ा सा इसके बारे में आइडिया रहना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी में कुछ पर्टिकुलर टर्म देके आपसे वो पूछी जाएगी कि ये क्या है, ठीक है। जैसे लास्ट टाइम फणम आपसे पूछा गया था, तो फणम क्या होता है वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ऐसे ही जैसे यहाँ पे जो डाइवर्ट किया गया था बेसिकली, तो यहाँ पे जो हमारी सिटीज हैं, थेनी, मदुरई, शिवगंगा, रामनाथपुरम, इन डिस्ट्रिक्ट्स को पानी देने के लिए था। इसमें आपका एक नेशनल पार्क है, पेरियार नेशनल पार्क। ये आपका एलिफेंट रिजर्व भी है, टाइगर रिजर्व भी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये इंफॉर्मेशन आपके एग्जाम में बार बार आती है। डैम जो है वो केरला में लोकेटेड है, ऑपरेटेड मेंटेन्ड बाय तमिलनाडु। तो यही यहाँ पे एक मेजर प्रॉब्लम है, जहां पे लोकेटेड है दूसरे स्टेट को इसका ऑपरेशन मिला हुआ है। 999 साल की लीज पे तमिलनाडु को ये डैम दिया गया था, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इसके बारे में ब्रीफ। अगला आपका टॉपिक है कि इंक्लूसिव ग्रोथ का, कि कैसे पुअर जो है आप उनको रिच बना सकते हैं विदाउट मेकिंग द रिच पुअर। अब यहाँ पे हमारे लिए मेजर चीजें, जैसे इस आर्टिकल से एक चीज जो आ रही है, हमने नीचे भी डाल रखी है, कि अगर हम जीएसटी को देखते हैं तो आउट ऑफ द 100 रुपीज जो जीएसटी में कलेक्ट होते हैं, उसमें से 64 जो रुपए हैं वो आपके पुअर सेक्शन से आ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको चीज ध्यान में रखना है। 50% जो हमारे लोग हैं वो आपके 64 रुपीज पे कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा दिखा रहा है कि डिस्पैरिटी ज्यादा है। और उसके अलावा जैसे वेल्थ इनइक्वालिटी रिपोर्ट अगर आप देखेंगे, इंडिया में जो टॉप 10% है उनके पास 77% नेशन की वेल्थ है, और जो पुअर 50% है उनके पास सिर्फ 4% ही रिसोर्सेज हैं। सो दिस इज अ वेरी ग्रीवियस सिचुएशन फॉर आवर कंट्री। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है कि ऐसी क्या चीजें हो सकती हैं कि इनकम इनइक्वालिटी या रीडिस्ट्रीब्यूशन को और बेहतर बनाया जा सकता है। जस्ट गिव मी 3 ऐसी प्रोमिनेंट चीजें विद रीजन। तो आप उसको आप कमेंट करें, वी विल बी रीडिंग दोस कमेंट, और उसको हम वैल्यू ऐड भी करेंगे। उसके अलावा देखो इनकम इनइक्वालिटी, वही बात है, टॉप 10% के पास 57, 1% के पास 22 है। अब ये वेरी करते हैं अलग अलग रिपोर्ट के हिसाब से, ठीक है। टैक्स बर्डन देखिए, टॉप बॉटम 50% आर पेइंग 64% ऑफ द जीएसटी। जीएसटी एक आपका नॉन प्रोग्रेसिव टैक्स है, ठीक है, और रिग्रेसिव टैक्स भी हम इसको बोलते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स हमारी रैंक है 111, 28.7 हमने स्कोर किया। वेरी पुअर सिचुएशन। हेल्थ केयर एक्सेसिबिलिटी, 63 मिलियन पीपल एनुअली आपकी पॉवर्टी में पुश करे जाते हैं। इससे पहले भी हमने कुछ आर्टिकल्स देखे थे हेल्थ के रिगार्डिंग, कि कैसे आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर इंडिया में पहले से कम हुआ है, कैसे हम इंप्रूव कर रहे हैं सिचुएशन को, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से भी कैसे किया जा रहा है। और एक इशू और आ रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट एक्सपेंडिचर जो हेल्थ में हो रहा है अननेसेसरली, ज्यादा बिल जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आ रहे हैं, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कैसे ठीक किया जा सकता है, उसको रैशनलाइज करना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा रहेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर हमने देखा था कि हमारा 46% के आसपास है, ठीक है। अब अगेन यही सवाल मैंने आपसे ऊपर पूछ लिया इनइक्वालिटी के कंटेक्स्ट में, ठीक है। अब कारण क्या है, आप सिंपल ये सोचो इनइक्वालिटी का कारण, कि भाई दो ह्यूमन रिसोर्स हैं, एक को बहुत ज्यादा पैसा मिल रहा है, दूसरे को कम क्यों मिल रहा होगा? या तो वो हेल्दी नहीं है, या वो एजुकेटेड नहीं है, या वो स्किल नहीं है, उसको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिला, उसको वोकेशनल ट्रेनिंग नहीं मिली, ठीक है, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर उस पर नहीं हो रहा है, हमारा हेल्थ सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम बहुत ही पुअर है, रूरल अर्बन डिवाइड जो देखने को मिलता है, या फिर आप इकोनॉमी में सेक्टोरल डिवाइड की भी बात कर लो। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज और सर्विस सेक्टर की, तो उसमें आपको जान के हैरानी होगी कि पर कैपिटा इनकम का जो रेशियो है वो अप्रोक्सीमेटली 1:4:7 है।
जब किसान 1 रुपया कमा रहा है तो जो लेबर आपका मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रहा है वो 4 रुपए कमा रहा है उसी काम के लिए, और सर्विस सेक्टर में उसी के आपको 7 गुना पैसे मिलते हैं। सो दैट इज द रियलिटी, ठीक है। उसके अलावा जैसे इनफॉर्मल सेक्टर इंडिया में डोमिनेट करता है मोर देन 90%, तो हमारा उसको हम ट्रैक भी नहीं कर पाते और उसको इंप्रूव भी नहीं कर पाते। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है हमारा वेल्थ का, ये हमने ऊपर भी देख लिया है। कास्ट डिस्पैरिटी, रिलीजन डिस्पैरिटी, जेंडर डिस्पैरिटी इंडिया में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जेंडर के कंटेक्स्ट में 2-3 पॉइंट मैं आपको बताता हूं। देखिए, जेंडर में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन सर्वे इंडिया में सिर्फ 30% है फीमेल्स का। उसके अलावा वेज गैप भी इंडिया में 30% है। ये 2 फैक्ट आप ध्यान रखेंगे। अपना एक फैक्ट की शीट आप बना के रखें, एक एग्जाम्पल की शीट आप बना के रखें, ठीक है। तो उसमें आपको वो चीजें नोट करनी है। आप पेजेस रखें, आपके उस पेज में 200 से 250 फैक्ट आपके हो जाएंगे। उनको आप बार बार रिवाइज करते रहेंगे एंड दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन, ठीक है। तो अब ये है रूरल अर्बन डिवाइड हमारा ज्यादा है। व्हाट कैन बी द वे फॉरवर्ड? जो चीज है उसको आप सोल्व करें, एजुकेशन दें, इन्वेस्टमेंट करें, जॉब क्रिएट करें, ठीक है। नई काइंड ऑफ हाई स्किल्ड जॉब जो आ रही है उनको आप क्रिएट कर सकते हैं। लेबर इंटेंसिव सेक्टर पे आप फोकस कर सकते हो, टूरिज्म सेक्टर पे फोकस कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप मुझे बताएं कि ऐसे कौन से सेक्टर्स हो सकते हैं लेबर इंटेंसिव जिन पे इंडियन गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए, ठीक है। सोशल प्रोटेक्शन हमें देनी चाहिए, उसके लिए भी हमारे पास डीबीटी है और भी पेंशन योजनाएं हैं, ठीक है। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन होना चाहिए कि रिच से थोड़ा सा ज्यादा टैक्स लिया जाए, पुअर से थोड़ा सा कम टैक्स लिया जाए, ताकि रीडिस्ट्रीब्यूशन हो सके। जेंडर, कास्ट, रूरल, इन पे डेवलपमेंट में हमें काम करना चाहिए। देखो, हमारे साथ मेजर थिंग क्या है कि हमारी पॉपुलेशन का 65% आपका रूरल एरिया में आता है और उसमें 45% ऑफ द पीपल दे आर इन एग्रीकल्चर सेक्टर। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट आप नोट करते हुए चलेंगे। अगला हमारा आ रहा है वाटर रिसोर्सेज को लेके एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, क्योंकि बेंगलुरु में, कर्नाटका बेंगलुरु, तो यहाँ पे बैटल चल रहा है। क्योंकि पहले बेंगलुरु क्या था, एक सिटी ऑफ लेक था। ये सवाल आपसे यूपीएससी में इस तरीके से भी पूछा गया था कि वेटलैंड कंजर्वेशन या फिर जो अर्बन लैंडस्केप है उसमें अर्बन फ्लडिंग क्यों आ रही है, इसके दोनों कारण। अब यहाँ पे जो पहले लेक्स होती थी अब वो खत्म हो चुकी हैं। 1000 से ज्यादा लेक बेंगलुरु में होती थी, अब नहीं है। तो वाटर रिचार्ज भी नहीं हो पा रहा, लोगों को पानी भी नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। और फ्लडिंग भी आती है इससे, क्योंकि वो कंक्रीट के अब बन चुके हैं और जो वेटलैंड होते थे वो जा चुके हैं। देखो, ये फैक्ट याद रखेंगे। इंडिया के पास 4% ऑफ द वर्ल्ड वाटर रिसोर्सेज आर देयर, बट 17% ऑफ द पॉपुलेशन। जबकि हम लैंड एरिया की बात करें तो लगभग 2-2.5% ही लैंड एरिया हमारे पास है। एग्जैक्ट फिगर आप कमेंट्स में बता सकते हैं इफ यू नो। देखो, इंडिया में 1, 1, 2, 3 या फिर आप इसको ऐसे कर लो 1, 2, 3, 4 बिलियन क्यूबिक मीटर सरफेस और ग्राउंड वाटर है। 4000 बिलियन क्यूबिक मीटर हम रेनफॉल लेते हैं, जो कि हमारी डिमांड से बहुत ज्यादा है। बट व्हाई इज इट हैपनिंग कि डिमांड से ज्यादा पानी आने के बावजूद भी हम उसको, हमारे पास स्कैरसिटी बनी हुई है? क्योंकि हमारे पास मेजोरिटी 80% ऑफ द रेनफॉल आपका मॉनसूनल टाइम में ही आता है और उसमें दिक्कत ये रहती है उस टाइम हम सेव नहीं कर पाते और बाद में हमारे पास पानी नहीं रहता, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट रीजन जो कि एक बहुत रिच रेनफॉल रीजन है, वहां पे भी आपको पानी की प्रॉब्लम जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजन दिखाई देती है। इसलिए वी नीड टू फोकस मोर ऑन द रेन वाटर हार्वेस्टिंग थिंग, जैसे कि रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इट इज कंपल्सरी इन वन स्टेट ऑफ इंडिया, सबसे पहले किया गया था। आप उस स्टेट का भी नाम बताएं, ठीक है। तो इस तरीके से थ्रू वेरियस क्वेश्चन आई एम ट्राइंग टू आस्क यू, मतलब ताकि आप रिकॉल कर सकें, लर्न कर सकें। बाकी आप ये भी बता सकते हैं कि अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि और भी बेहतर तरीका हो सकता है तो हम उसको भी इनकॉर्पोरेट करेंगे, ठीक है। उसके अलावा देखिए, 91 मिलियन पीपल को सेफ वाटर की एक्सेस है ही नहीं। कारण क्या है? लैक ऑफ रेनफॉल, जो हमने देख लिया। इसमें भी अगर बेंगलुरु स्पेसिफिक बात करते हैं तो कावेरी बेसिन है, हरंगी, हेमावती, केआरएस, काबिनी, ये अपनी कैपेसिटी का सिर्फ 40% ही लेके बैठे हुए हैं, ठीक है। ज्योग्राफी आप देख लो तो यहाँ पे अर्कावती, ठीक है, वृषभावती, ये जो रिवर है कावेरी की, ये सीजनल रिवर है, तो ये हर टाइम भी आपका नहीं रखते। उसके अलावा ये मैंने आपको दिया हुआ है कि ये मैप है इंडिया का, वेस्टर्न घाट्स हमारे इधर है, ये आपका रेन शेडो रीजन है, ये हॉकी है। एनसीईआरटी में आपको रेनफॉल पैटर्न का मैप मिल जाएगा। रेनफॉल पैटर्न के ही हिसाब से हमारे यहाँ पे फॉरेस्ट पाए जाते हैं। जो फॉरेस्ट राजस्थान में पाए जाते हैं वही फॉरेस्ट आपको इस हॉकी में भी पाए जाएंगे। और यहीं पे थोड़ा सा आगे जाके हमारा बेंगलुरु भी सिचुएटेड है थोड़ा, ठीक है। क्लाइमेटिक कंडीशन बदल रही हैं, आपका रेनफॉल पैटर्न चेंज हो रहा है, क्रॉपिंग पैटर्न चेंज हो रहा है, डिफोरेस्टेशन हो रहा है, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन। पहले देखो, एक 1961 पहले आपके पास हजारों लेक होती थी, 1961 262 लेक्स, अभी सिर्फ 81 लेक्स हैं और उसमें से भी मेजोरिटी कैटेगरी डी, कैटेगरी ई की पॉल्यूटेड लेक हैं, तो उनका पानी भी आप यूज नहीं कर सकते। अदर यहाँ पे पुअर रेन वाटर हार्वेस्टिंग है,
वाटर सप्लाई एंड सीवेज डिपार्टमेंट भी जो है वो भी ज्यादा अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा है। ये एक बोर्ड है, तो यहाँ पे गवर्नेंस के इश्यूज में भी ये पॉइंट आता है, क्योंकि ओवरलैपिंग अर्बन एरियाज में अर्बन लोकल बॉडीज और स्टेट लेजिस्लेचर या स्टेट एग्जीक्यूटिव, उनका भी एक ओवरलैप देखने को मिलता है, स्पेशली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आंसर्स हो सकते हैं, कैसे हम इसको सोल्व कर सकते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल, अब ये बहुत अच्छे एग्जांपल्स हैं, आप इनमें से एक दो भी कोट कर पाते हैं तो गुड एनफ। जैसे मनरेगा को यूज करके हम लेक्स को रिवाइव कर सकते हैं अनस्किल्ड वर्कर के थ्रू, वाटर कंजर्वेशन में हेल्प कर सकते हैं। राजस्थान हैज डन अ वंडरफुल जॉब इन दिस। ठीक है, सेकंड जल क्रांति अभियान जो अवेयरनेस के लिए है। थर्ड नेशनल वाटर मिशन। फोर्थ अटल भूजल योजना पे आप काम कर सकते हो। भूजल इज ग्राउंड वाटर। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इसमें एक इंस्टीट्यूशन है जो इसके साथ एसोसिएटेड है, आपको इनमें से चूज करना है। क्या वो आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, डब्ल्यूटीओ है, जो कि अटल भूजल योजना में हमारी मिनिस्ट्री के साथ काम कर रहा है फॉर फंडिंग। जल जीवन मिशन भी हमारा रह सकता है इसमें, ठीक है, या फिर नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, ये वाटर इश्यूज में आपके हो जाएंगे। ठीक है, अगला हमारा आ रहा है सोशल जस्टिस को लेके कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पीएमजे में जो आपका आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है वो कुछ जगह पे कम नहीं हुआ है। यहाँ पे छत्तीसगढ़ का एग्जाम्पल दिया है, तो यहाँ पे जैसे इन्होंने बहुत सारे फैक्ट दिए हैं कि कैसे 2014 में क्या सिचुएशन थी, 2019 में क्या सिचुएशन थी, बट द पॉइंट इज इतने डीप में जाके हमें नहीं करना, आप बस इस एक एग्जाम्पल को ध्यान में रखें कि ऐसा नहीं है कि सारी चीजें ही वैसे रहेंगी। ठीक है, कई बार डबल बिलिंग भी करी जा रही है, जहां पे हॉस्पिटल्स जो हैं दे आर चार्जिंग टू द पेशेंट आल्सो एंड दे आर गेटिंग मनी फ्रॉम द गवर्नमेंट एज वेल। तो ये सिचुएशन भी देखने को मिल रही है, तो उससे पेशेंट को कोई फायदा नहीं हो रहा है इंश्योरेंस का। सरकार की मंशा भी अच्छी है और वो सब भी है, बट ग्राउंड रियलिटीज आर समटाइम एंटायरली डिफरेंट। ठीक है, तो यहीं पे हम बात करते हैं करप्शन की भी। तो करप्शन ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरकार में ही है, करप्शन इज एग्जिस्टिंग इन आवर सोसाइटी, डीप रूटेड। ठीक है, अब देखो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ये एक डिमांड लेड रिफॉर्म था कि जिसको जरूरत होगी वो सेकेंडरी टर्शरी सर्विसेज के लिए, केयर के लिए आपका इंश्योरेंस के थ्रू 5 लाख का इंश्योरेंस है और एक फैमिली पे दिया जाता है, ऐसे रहेगा। और उसमें एक और कंपोनेंट आपका था कि 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाए जाएंगे, ये चीज ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये इंटरव्यू में भी ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा जो यूपीएससी का 2019 एज फार एज आई रिमेंबर जो थर्ड मेरा इंटरव्यू था, उसमें भी ये चीज पूछी गई थी कि पीएमजे के क्या कंपोनेंट है, किस तरीके से वो हेल्प कर सकता है। एज अ डॉक्टर वो भी रहता है और एज अ एस्पिरेंट भी आपसे ये सारी चीजें पूछी जा सकती हैं। ठीक है, अगला हमारा इसमें न्यूज है अबाउट गवर्नेंस, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को लेके है। इसको आप खुद भी देख सकते हैं, मुझे कुछ ज्यादा उतना रेलेवेंट लगा नहीं डिस्कशन के लिए। आज का हमारा मेंस का टॉपिक रहेगा आपका इंडियन डिफेंस यूनिवर्सिटी। अब देखो यूनिवर्सिटी की क्या जरूरत है, अभी जो डिफेंस सेक्टर है, पहले क्या होता था, पावर गेम ज्यादा था, पावर इन द सेंस फिजिकल पावर का ज्यादा रहता था, आर्मी ज्यादा इन्वॉल्व रहती थी। अभी क्या है कि नेवी, एयरफोर्स, ड्रोन, एआई, साइबर सिक्योरिटी, ये नए फील्ड आ रहे हैं, तो उसमें हमें रेगुलरली अपडेट होना पड़ता है। इंटेलिजेंस शेयरिंग का भी रहता है, डिसीजन मेकिंग का रहता है, स्ट्रेटेजी मेकिंग का रहता है। तो इसमें अक्रॉस द जेंडर भी आपके रोल डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो जैसे कॉम्बैट में पहले ऐसा माना जाता था कि फीमेल्स नहीं आ सकती, अब हर फील्ड में हमारी महिलाएं भी साथ में आ रही है। तो वो सारी चीजें भी और ट्रेनिंग को लेके भी हमें एक डेडिकेटेड यूनिवर्सिटी की जरूरत है, ऐसा बोला जा रहा है। ये आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन रहेगा। इसको करने के बाद आप इसको लिख सकते हैं कि एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ द इंडियन डिफेंस यूनिवर्सिटी इन स्ट्रेंथनिंग कंट्रीज डिफेंस कैपेबिलिटीज एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। ठीक है, तो नेसेसिटी मेनली है हमारी डिफेंस प्रिपेयर्डनेस के लिए, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग के लिए। डिफेंस की प्रिपेयर्डनेस होनी क्यों जरूरी है? देखो, इंडिया एज अ स्टेट, और स्टेट अपने सिटीजन्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। अगर वो अपने सिटीजन्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकता तो उसकी लेजिटिमेसी पे क्वेश्चन मार्क आ जाता है। एंड टेररिज्म इज एग्जैक्टली डूइंग दैट थ्रू क्रिएटिंग फियर। आप इलेजिटिमेसी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, ये रहेगा। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि डिफेंस अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो कोई बाहर का नहीं आ सकता, और आपके जो लोग हैं वो उतने ही सेफ फील करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अच्छी रहेगी, पीस रहेगा कंपैरेटिवली, और आप इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली भी ग्रो करेंगे। इसलिए डिफेंस बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब कांस्टेंट वॉर तो हमारी चलती रहती है, बट उसका कैरेक्टर चेंज हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे एक ग्रीक थिंकर है थुसिडियस, ठीक है, वो कह रहे हैं कि अ नेशन विच मेक्स अ डिस्टिंक्शन between its scholar and its warrior will have its thinking done by the cowards and its fighting done by the fools.
तो यहाँ पे जो थिंकर हैं उन्हीं को आपका वॉरियर भी बनना पड़ेगा, फिलोसोफर्स हैं उन्हीं को आपका सोल्जर्स भी बनना पड़ेगा। तो वो दोनों चीजें होनी चाहिए, वो थिंकिंग ऐसी होनी चाहिए कि कैसे मतलब हर तरीके से प्रोटेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग बननी जरूरी है। उसके अलावा अगर हम अपने नेबरिंग कंट्रीज पाकिस्तान और चाइना को भी देखते हैं, पाकिस्तान हैज 2 यूनिवर्सिटीज, चाइना हैज 3, बट अकॉर्डिंग टू एन ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट, दे आर सेइंग कि चाइना में मोर देन 60 यूनिवर्सिटीज आर देयर जो कि डिफेंस के लिए काम कर रही हैं। अब उनकी कैपेबिलिटीज बढ़ती जाएंगी और अगर हम पीछे रह गए तो थोड़ा सा दिक्कत है। ऐसा नहीं है कि अभी हमारी जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो काम नहीं कर रहे, या वो भी टॉप नॉच इंस्टीट्यूशंस है, वर्ल्ड लेवल के स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, बट स्टिल वी नीड टू डू मोर, ठीक है। अब देखो ये इसके हेडिंग्स थे कि प्रोफेशनल मिलिट्री एजुकेशन हमारी हो जाएगी, ओवरव्यू ले लेते हैं, बट प्रोग्रेस जो है वो काफी स्लो चल रही है। बट अब ये एक ऐसा आइडिया है जिसका टाइम आ चुका है एंड वी नीड टू डू सीरियस वर्क अबाउट इट। तो यहाँ पे सबसे पहले मिलिट्री एजुकेशन अगर प्रोफेशनल होगी तो हमें क्या फायदा होगा, जो भी फ्यूचर सिक्योरिटी चैलेंजेस है, प्रिपेयर्डनेस है, करंट प्लस फ्यूचर, हम उसको कर पाएंगे। जो कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस हैं एजुकेशन के उनको भी हम एड्रेस कर पाएंगे। चाहे आप हर तरीके से मान लीजिए कॉम्बैट में जो इश्यूज आते हैं, या फिर हमने देखा ड्रोन्स के जो इश्यूज आते हैं उनको बनाना, उनको ऑपरेट करना, तो वो आप सारा यूनिवर्सिटीज में सिखा पाएंगे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट आप कर पाएंगे, तो ये सारा हो पाएगा। उसके अलावा यहाँ पे बस ज्यादा प्रोग्रेस नहीं चल रही है। देखिए 1967 में चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ने इस आइडिया को दिया था, 2010 में आईडीयू गुड़गांव का आपका प्रपोजल आया था, बट हम ज्यादा कुछ उसमें कर नहीं पा रहे, ठीक है। तो वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन हमारे पास है, बट वी नीड टू डू मोर। एक ओवर आर्चिंग इंटीग्रेटेड हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर या फ्रेमवर्क की कमी दिखाई दे रही है, जो कि मल्टी डिसिप्लिनरी तरीके से सब चीजों को लिंक कर सके, ठीक है। जैसे आर्मी, नेवी, साइबर सिक्योरिटी, एयरफोर्स, हर चीज को लिंक करके एक इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग आपको मिल जाए, एकेडमिक नॉलेज आपको मिल जाए, ठीक है। अभी इसी के बैकग्राउंड में एक और चीज आई थी, राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी। ये गुजरात में एस्टेब्लिश होने की बात हुई थी, ये भी चल रहा है, बट अभी ऐसा भी माना जा रहा है अगर ये है तो फिर आईडीयू की क्या नीड है। ये दोनों बहुत ही डिफरेंट चीजें हैं, ठीक है। RRU एक्ट जो आया था उसमें कुछ एजुकेशन रिलेटेड स्पेसिफिक इन्होंने नहीं बता रखा, जबकि जो आईडीयू है वो एजुकेशन के रिगार्डिंग रहेगी, ठीक है। नाउ व्हाट कैन बी द वे फॉरवर्ड, देखिए ज्वाइंट वार फाइटिंग में ये हमारे लिए काफी हेल्प कर सकता है। फ्यूचरिस्टिक मिलिट्री एजुकेशन करिकुलम डिपेंडिंग अपॉन हम बहुत जगह से लर्न कर सकते हैं, तो आप फ्यूचर की जो एडवांस नीड है उन्हीं के हिसाब से आगे जा सकते हैं। इससे पहला फायदा हमें क्या होगा कि हम प्रिपेयर्ड रहेंगे डिफेंस के पर्सपेक्टिव से। आप ये वर्ड्स यूज करेंगे अपने आंसर्स में, डिफेंस प्रिपेयर्डनेस, कंटेम्परेरी जो सिक्योरिटी चैलेंजेस है इंटरनल एक्सटर्नल, हम उनको फाइट कर पाएंगे। नंबर 2 स्ट्रेटेजिक थिंकिंग हमारी डेवलप होगी, ठीक है, अमंग द ऑफिसर्स। नंबर 3 इंटर सर्विसेज इंटीग्रेशन, वार फाइटिंग हम इजीली कर पाएंगे, ठीक है। नंबर 4 जो भी करंट सिस्टम की डेफिशिएंसीज हैं उनको हम और बेहतर तरीके से एड्रेस कर पाएंगे बाय एप्लीकेशन ऑफ द एकेडमिक्स। नंबर 5 मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच हम रख पाएंगे, एक ही जगह पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी जो अभी पॉसिबल नहीं है। डिफेंस मॉडर्नाइजेशन। नंबर 6 टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, R&D जिसके बारे में मैंने आपको बताया वो हम कर पाएंगे, ठीक है। बट नाउ नेशनल सिक्योरिटी भी स्ट्रेंथन होगी, ठीक है। बट चैलेंजेस क्या है, अभी हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है इट इज वेरी फ्रेगमेंटेड। हम अभी तो हमारे अगर हम सिविलियन एजुकेशन सिस्टम की ही बात करें वहां पे ही इतने इश्यूज हैं, तो इसको डेवलप करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। एक यूनिफाइड फ्रेमवर्क हमारे प्रोफेशनल्स का मिलिट्री एजुकेशन का बनाना नीड है, अभी नहीं कर पाए हैं। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच अभी भी हमारे पास नहीं है, उसको लेना पड़ेगा, ठीक है। एकेडमिक राइगर मतलब कंटेम्परेरी जो इश्यूज हैं उनको भी हम ढंग से एड्रेस नहीं कर पा रहे। एक सिविल मिलिट्री इंटीग्रेशन भी हम में लैकिंग है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी भी है, ठीक है। अदरवाइज चीजें एक साइलोज में होंगी। स्लो प्रोग्रेस चल रही है, रिसोर्स एलोकेशन की आप बात कर लो तो हर चीज में हमें काम करने की आवश्यकता है, चाहे फैकल्टी के हिसाब से, फंडिंग के हिसाब से है, तो ये सारी चीजें हमें करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका मेंस का टॉपिक। अब हम करते हैं टुडेज लास्ट टॉपिक, दैट इज मैपिंग। मैपिंग हम हर डे थोड़ा थोड़ा करते रहते हैं, तो उससे आपका रहेगा। देखिए सबसे पहले मैपिंग में अभी हम कर रहे हैं मेजर इंपोर्टेंट सी ऑफ द वर्ल्ड, पार्ट 2 आपका रहेगा। देखो सी क्या होता है, सी एक जो आपका ओशियन है, ओशियन से छोटा होता है। जब लैंड और ओशियन मिलते हैं वहां पे आपको टिपिकली सी दिखते हैं, जैसे कि एग्जांपल देखिए अरेबियन सी है, ठीक है, बाल्टिक सी है, बे ऑफ बंगाल है, बेरिंग सी है, ब्लैक सी, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, मैक्सिको, मेडिटेरेनियन सी है, रेड सी है, या फिर साइबेरियन रीजन के
जो हमारे 4 सी हैं, बेरेंट्स, कारा, लाप्तेव, ईस्ट साइबेरियन, ये आपको पता होना चाहिए। हर एक सी की लोकेशन आपको पता होना चाहिए। आज हम देखेंगे सी ऑफ ऑक्सॉक, एड्रियाटिक, ब्लैक सी, कैस्पियन सी, और इनकी ट्रिक्स भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये ऑलरेडी यूपीएससी में पूछे जा चुके हैं, तीनों ही पूछे जा चुके हैं। ऑक्सॉक का मुझे नहीं पता, बट एड्रियाटिक, ब्लैक, कैस्पियन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ठीक है, देखो ओस्टोक जो है ये है आपका सी ऑफ ओस्टोक। अब इसको आप देखो, इस लोकेशन को देखो, ये है आपका जापान। जापान के चारों आइलैंड आपसे पूछे गए हैं यूपीएससी में। ठीक है, ये है स्कालिन आइलैंड, तो जापान के ऊपर आता है आपका स्कालिन आइलैंड, यहाँ पे है सी ऑफ ओस्टोक। तो ये जो अपना बन रहा है ये स्कालिन गल्फ हम इसको बोलते हैं। यहाँ पे रशिया है, ये आपका रशिया का ये साइबेरियन रीजन है, और उसमें ये हमारा है कामाचटका पेनिनसुला। कामाचटका पेनिनसुला में ओएनजीसी का आपका ऑयल फील्ड भी है, एक्सट्रैक्शन भी आपका चलता है, तो ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे इन दोनों के बीच में आता है ततार स्ट्रेट। इन स्ट्रेट क्या आता है? एक पैसेज, नैरो पैसेज बिटवीन वन सी टू अनदर। ठीक है, और यहाँ पे कामाचटका से लेके जापान के बीच में है आपके कुरिल आइलैंड्स। कुरिल आइलैंड्स भी आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, यहाँ पे भी एक आइलैंड है, ये बेरिंग सी है, और यहाँ पे कौन से आइलैंड्स हैं वो आपको बताना है। ठीक है, तो वो आप बताएंगे रशिया और यूएसए के बीच में। ठीक है, तो यही इसमें बता रखा है कि देखो जैसे रशिया आपका कामाचटका पेनिनसुला रहेगा ईस्ट में, तो ईस्ट में आ गया है। कुरिल आइलैंड्स आपके हैं साउथ ईस्ट में। ठीक है, तो ये जो कुरिल आइलैंड है ये साउथ ईस्ट में है। आइलैंड ऑफ स्कालिन, स्कालिन है हमारा वेस्ट में, तो ये आ गया है। ठीक है, तो ये रहेगा, ये सारा हमने देख लिया है। नेक्स्ट हमारा कुरिल आइलैंड्स, यही है आपका टॉपिक। तो ये है, ये जापानीज आइलैंड जो होकाइडो है उसकी सदर्न टिप्स पे है। ठीक है, तो ये यहाँ पे है। ठीक है, होकाइडो, होकाइडो के यहाँ से ये चलते हैं, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। सॉरी, होकाइडो की सदर्न नहीं, होकाइडो की टिप से लेके सदर्न टिप ऑफ कामाचटका पे ये आते हैं। 56 आइलैंड इसमें है, एंड दे आर मेजरली वोल्केनिकली एक्टिव। अर्थक्वेक आते हैं, टाइडल वेव्स आते हैं। अच्छा, एक चीज और बताओ कि यही जो रीजन है इंडो पैसिफिक रीजन, इसी में ही सबसे ज्यादा मैक्सिमम वोल्केनो, अर्थक्वेक आपके क्यों देखने को मिलते हैं? ये सवाल आपका यूपीएससी में भी पूछा गया था। रीजन बीइंग, इसको हम बोलते हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। व्हाट इज द मेन रीजन, और यहाँ पे कौन कौन सी प्लेट्स हैं वो भी आप बताएं। ठीक है, अर्थक्वेक, टाइडल वेव आपके आते रहते हैं, 100 वोल्केनो जिसमें से 35 आपके एक्टिव हैं। फिर आपका आता है एड्रियाटिक सी, ये यूपीएससी में पूछा गया है कि इसके लोकेशन कहाँ है, यही पूछा गया था मेडिटेरेनियन सी में। ये ईस्ट ऑफ इटली आपका रहेगा, जैसे ये एड्रियाटिक सी है, ये इटली है। ठीक है, ये ध्यान रखें, इटली, गल्फ ऑफ मैनफ्रीडोनिया है, एड्रियाटिक सी है। ठीक है, ये बाल्कन पेनिनसुला है, बाल्कन पेनिनसुला आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, गल्फ ऑफ वेनिस यहाँ पे है, तो ये हमारा आ जाता है। और देखो इसकी जो कंट्रीज हैं, इसको जो चारों तरफ से कवर करिए, उसकी ट्रिक है एबीसी हिजमोंटी। ठीक है, हिजमोंटी, एबीसी हिजमोंटी। तो एबीसी हिजमोंटी आप याद रखेंगे। एबीसी क्या है? ए फॉर अल्बानिया, बी फॉर बोस्निया, सी फॉर क्रोएशिया, हिज HIS हिग्रिवोनिया। ठीक है, आई इटली, एस स्लोवेनिया, एंड मॉन्टीनीग्रो। ठीक है, तो ये आपकी 7 कंट्रीज हैं जो इसको करती हैं। एक ट्रिक हमारी ये होगी है। सेकंड ट्रिक आपका रहेगा ब्लैक सी। देखो ब्लैक सी में क्या है, ब्लैक सी की सिंपल सी ट्रिक है बर्गर, बर्गर विद टी। तो आपको ध्यान रखना है ये, तो बर्गर विद टी, ब्लैक टी, ब्लैक टी हम पीते हैं तो साथ में बर्गर खाते हैं। ब्लैक सी हमारा मेडिटेरेनियन में ही आपको आगे मिलेगा। तो ये देखिए यूरोप के इधर है ये, तो यहाँ पे कौन कौन से हैं ब्लैक बर्गर विद टी? बी फॉर बुल्गारिया, यू फॉर यूक्रेन, आर फॉर रशिया, जी फॉर जॉर्जिया। ठीक है, बर्गर विद टी, आर फॉर अगला आर रोमानिया, टी इज टर्की। तो ये हो गए हैं आपके 1 2 3 4 5 6 कंट्रीज। तो ये आपके ब्लैक सी में रहेंगे। ये देखो मेडिटेरेनियन है, सी ऑफ क्रेट है, एजियन सी है, और यहाँ है आपका ब्लैक सी। ठीक है, ये काफी न्यूज में रहता है, यूक्रेन वॉर को लेके भी था, तो ये आप ध्यान में रखेंगे सारा का सारा। अगला आपका आता है कैस्पियन सी, कैश कैश काश, काश तारीख मिल जाती, या कैस्पियन, कैश दोगे तो तारीख मिलेगी। तारीख क्या है? TARIK। तो इसकी जो कंट्रीज है वो है टी फॉर तुर्कमेनिस्तान, तो ये तुर्कमेनिस्तान यहाँ पे याद रखेंगे। ए अजरबैजान, आर रशिया, आई ईरान, के कजाकिस्तान, एन है यहाँ पे ईरान है, इराक नहीं है। इंडिया से जब हम जाते हैं इधर की तरफ, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, फिर इराक आता है, तो ईरान है इसमें
जो इंडिया के पास है, ठीक है। तो ये है आपका कैस्पियन सी, ये हमें सारा का सारा पता होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान, ये एक वाटर बॉडी आपको दिख रही है। उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच में ये कौन सी वाटर बॉडी है, ये आप बताएंगे। ये यूपीएससी में आपसे पूछा भी गया था, ठीक है। तो ये हो गया आज का हमारा मैपिंग एंड यूपीएससी समाचार। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स जो प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप मिलते हैं अगले वीडियो में टुमारो। टिल देन आराम से पढ़ाई करते रहें एंड स्टे फिट, स्टे हेल्दी। गुड बाय, जय हिंद।